गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी क्लास 10 चल रहा है। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, ये आपकी बुक में इस नाम से है। आज उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे यहाँ, और उसको आप नोट्स एज ए नोट आप नोट करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले लाइफ प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस आपको मिलेंगे उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी परिचय पार्ट हमने पढ़ा था, आपने उसको नोट भी किया होगा वो, जिसमें आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा था। आज उन सारे सिस्टम्स को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, पहले ये जानेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या, लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ का मतलब जीवन, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, यानी जीवन में जो भी प्रक्रिया होगी वो लाइफ प्रोसेस होगी। अब लेकिन कौन सी प्रक्रिया, कैसी प्रक्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेस में जोड़ेंगे, तो ऐसी प्रक्रिया जो लाइफ को बनाने के लिए होगी, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए होगी, सरवाइव करने के लिए होगी, यानी जीवित रखने के लिए होगी, वो सारी कुछ प्रक्रिया क्या कहलाएंगी, लाइफ प्रोसेस कहलाएंगी, ठीक ना। तो अभी आगे आपको मिलेगा कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक ना। तो पहले हम ये जानेंगे कि लाइफ क्या है। लाइफ को डिफाइन करना थोड़ा टिपिकल है, अलग अलग ब्रांच, अलग अलग पार्ट, अलग अलग हिस्ट्री में और अलग अलग लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में भी अलग अलग स्टडीज में आप पढ़ेंगे, अलग अलग ब्रांच आप पढ़ेंगे, साइंस का ही ब्रांच पढ़ेंगे, या जितनी भी आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगी सब में अगर लाइफ को डिफाइन किया जाए तो लाइफ हर एक जहाँ पर सेट बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ बायोलॉजी की बात है, तो बायोलॉजी में लाइफ क्या है, ठीक ना। तो एक कोशिश है कि बायोलॉजी में हम लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइफ इज ए कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ऑब्जेक्ट। लाइफ एक लक्षण है शेयर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर किया जाता है। और वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, लिविंग थिंग्स होगा। जाहिर सी बात है लिविंग थिंग्स ही लाइफ परफॉर्म करेंगे, लाइफ उनमें दिखेगा, ठीक ना। लेकिन कौन सी प्रोसेस को, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को वो शेयर करेंगे, एक दूसरे से साझा करते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब आत्मनिर्भर, ठीक ना। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब जैविक प्रक्रियाएं, मतलब जो उनके स्वतः से होने वाली जैविक प्रक्रियाएं हैं, जो अपने जो उनको जीवित बनाए रखने में सक्षम है, ऐसी प्रक्रियाओं का को वो एक दूसरे से साझा करते हैं। तो साझा वही कर पाएगा जिनमें मतलब जो एलाइव होगा, यानी जो जीवित होगा, ठीक है। दूसरी परिभाषा है लाइफ इज ए एक्सपेक्ट ऑफ एक्जिस्टेंस दैट प्रोसेस एक्ट रिएक्ट एवोल्यूट एंड इवॉल्व थ्रू ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब जीवन अस्तित्व की एक अवस्था है, या एक वह अवस्था है जो वृद्धि के द्वारा क्रिया, प्रक्रिया, मूल्यांकन व विकसित होने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है, ठीक ना, या प्रक्रिया करती है। तो लाइफ क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। वृद्धि जो होगी दो ही तरीके से होगी, रिप्रोडक्शन से और मेटाबॉलिज्म से। रिप्रोडक्शन का मतलब हो जाएगा जनन, मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय। अब ग्रोथ से कैसे ये संबंधित है, वृद्धि से कैसे संबंधित है। तो रिप्रोडक्शन से भी वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर जो वृद्धि होगी वो इंक्रीज इन नंबर। यहाँ का जो मतलब है रिप्रोडक्शन का, वो कहता है कि इंक्रीज इन नंबर, यानी संख्या में बढ़ना। अगर कोई चीज संख्या में बढ़ रही है तो सीधी सी बात आप कहेंगे कि वृद्धि हो रही है, ठीक ना। और मेटाबॉलिज्म, यदि आपका शरीर पहले आप जब बर्थ स्टेज पे रहा होगा, बहुत छोटे रहेंगे, चाइल्डहुड में आप बहुत छोटे थे, आज इतने बड़े होंगे, तो आखिर वृद्धि कैसे हुई। तो सीधी सी बात है शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस से या मेटाबॉलिज्म से, ठीक ना। तो मेटाबॉलिज्म जैसे जैसे वृद्धि होगी, जैसे जैसे प्रजनन होगा, तो बहुत सारी एक्टिविटी हम करते जाते हैं, क्रिया, प्रक्रिया, मूल्यांकन और विकसित होने की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये सब कुछ ओवरऑल लाइफ कहलाता है, और ये सब कुछ कहाँ मिलेगा, लाइफ में। अब आता है कि स्टडी ऑफ लाइफ, हम जीवन को किस में पढ़ते हैं, कौन सी शाखा में पढ़ते हैं, विज्ञान की कौन सी शाखा में पढ़ा जाता है। तो स्टडी ऑफ लाइफ पढ़ा जाता है। नॉर्मली बायोलॉजी को कहा जाता है स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का मतलब ही है जीवन का अध्ययन, लेकिन जीवन का अध्ययन हम लाइफ साइंस में भी पढ़ते हैं, ठीक ना। इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड
वर्जन है, कह सकते हैं कि बायोलॉजी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन हो गया, रूपांतरित मतलब अवतार हो गया, ठीक है ना। तो लाइफ साइंस क्या है? ए ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की एक शाखा है, जैसे कि बायोलॉजी, मेडिसिन, ईटीसी, दैट डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो किसके साथ डील करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस। यानी सीधा सीधा मतलब है ऐसा साइंस, ऐसा विज्ञान जो जीवित वस्तु और उनके जैविक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करे, वो लाइफ साइंस कहलाता है। तो बायोलॉजी और लाइफ साइंस दोनों के पिता एरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। लाइफ साइंस के बारे में आप जान लिए कि लाइफ साइंस क्या है? एक साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम जीवित यानी सजीव और उनके जैविक प्रक्रम के बारे में अध्ययन करते हैं। यही चीज हम बायोलॉजी में भी करते हैं। तो बायोलॉजी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्या है? लाइफ साइंस है। अब बात आती है क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? जीवित वस्तु, या जिसको हम कह सकते हैं सजीव क्या है? थिंग्स दैट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ऐसी वस्तुएं जो क्या शो करती होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के लक्षण प्रदर्शित करने वाले वस्तु को सजीव कहते हैं, ठीक ना। ऐसे भी आपको बहुत पहले भी बताया गया कि लिविंग थिंग्स वो होगा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाएगा, यानी जो जैविक क्रियाओं को प्रदर्शित करेगा, उसको सजीव कहेंगे। यहाँ भी वही मतलब है, थिंग्स दैट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा वो लाइफ के लिए ही होगा। तो लिविंग्स वो होती हैं जो लाइफ के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ आपको एक बात कही गई है कि 5 to 10 मिलियन डिफरेंट लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी पर 5 से 10 मिलियन अलग अलग प्रजातियां वो भी जीवित पाई जाती हैं, ठीक ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? लिविंग थिंग्स का, यानी सजीव का। पहली बात है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा संगठन। संगठन का मतलब यानी उनका बॉडी जो होगा वो सेल से स्टार्ट होगा और कहाँ तक पूरी बॉडी बनाएगा, जिसमें आपको कई लेवल के पता होंगे। सेल आपस में मिलकर क्या बनाते होंगे? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से क्या मिलेगा? टिश्यू सिस्टम्स। टिश्यू सिस्टम्स मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। फिर एक पूरी ऑर्गेनिज्म या पूरी बॉडी बनती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी इसी के द्वारा पाया जाता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रदर्शित करेंगे, या तो यूनिसेलुलर होगा, एक ही कोशिका का बना होगा, और यदि सिंपल मल्टी सेलुलर है तो उसमें टिश्यू लेवल पाया जाएगा, और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है यानी जटिल बहुकोशिकीय जंतु है तो उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल भी पाया जाएगा, जिसकी शुरुआत सेल से होगी। सेल भी क्या है? लिविंग थिंग्स ही है। मेटाबॉलिज्म, जितने भी सजीव हैं सबसे खास है कि उनमें मेटाबॉलिज्म जरूर होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी शरीर के अंदर जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसके दर को, उसके रेट को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म किस लिए जरूरी है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए। तीसरा चीज है रिप्रोडक्शन, जनन। जनन क्या है? जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है, ठीक ना। अपने समान संततियों को उत्पन्न करने की क्षमता रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक ना। एक ये भी कहा जा सकता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक ही बात है। रिप्रोडक्शन का मतलब भी संख्या में बढ़ना और ग्रोथ का मतलब भी संख्या में बढ़ना। यहाँ एक चीज आप समझ सकते हैं कैसे दोनों एक जैसे लगते हैं। ग्रोथ कब कहेंगे? जैसे मान लीजिए अगर कोई जानवर अगर फील्ड में है, अगर 10 जानवर हैं, फिर अचानक से 50 जानवर और जुड़ गए तो आपने कहा जानवरों की संख्या में वृद्धि यानी ग्रोथ हो गई, ठीक है, ग्रो कर गए। अब ग्रोथ के लिए रीजन क्या होगा? आज अगर 10 जानवर हैं, अगले कुछ सालों में 50-60 जानवर आ जा रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन के कारण, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक तरह से सिमिलरिटीज है, दोनों एक तरह से दूसरे के सिमिलर ही है, ठीक है। अगला है रिस्पॉन्स टू दियर एनवायरनमेंट, वो अपने पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आप भी देखिए, जैसे धूप होगा, धूप के प्रति अनुक्रिया करेंगे, ताप, दर्द, ठीक ना, ठंड, गर्मी, नमी, ठीक ना, इन सब के प्रति सजीव
या जीवित वस्तु प्रक्रिया करता ही है। एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन, क्रम विकास संबंधी अनुकूलनता, ये भी कर सकता है, ठीक ना। एडॉप्टेशन का मतलब क्या हुआ, ऐसा लक्षण जो उसके मतलब पर्यावरण के प्रति उसको अनुकूल बना देता है, वो अनुकूलनता कहलाती है। ऊंट देखिए अपने वातावरण के प्रति क्या हो गया, अनुकूलित हो गया, वो रेगिस्तान के लिए विकसित हो गया, ठीक ना। अगर वो रेगिस्तान के लिए विकसित हुआ होगा तो वो इवोल्यूशनरी के लिए, मतलब उसका सीधा सीधा मतलब किससे हो जाएगा, जैव विकास से। अगर अलग अलग परिवेश में जीव नहीं गया होता, जल छोड़कर बाहर नहीं आया होता, तो सरीसृप नहीं बने होते और बाकी जमीन पे रहने वाले जीवों का विकास नहीं हुआ होता। जेनेटिक कंपोनेंट, अनुवांशिक तत्व यानी डीएनए, जिसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सब में पाया जाता है, ठीक ना। डीएनए बहुत लंबा होता है, आपको पहले भी बताया गया कि केंद्रक में डीएनए की साइज लगभग 2 मीटर के बराबर होती है, जबकि केंद्रक बहुत छोटा और सेल भी बहुत टाइनी, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसको हम देख ही नहीं सकते उसमें। अब सोचिए उसके केंद्र में 2 मीटर का डीएनए मौजूद होता है। कि ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग थिंग्स परफॉर्म करेगा, और इसी कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, जो भी ये कैरेक्टर को शो करेगा वो लिविंग थिंग्स होगा। लिविंग थिंग्स जो भी कैरेक्टर प्रोसेस अपने प्रोसेस शो करते हैं, ठीक ना, और साझा करते हैं, शेयर करते हैं, वो लाइफ कहलाती है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स 2 टर्म से मिलकर बना है, लिविंग प्लस थिंग्स। लिविंग टर्म कहाँ से लिया गया, ओल्ड इंग्लिश लिफेंट से लिया गया है। लिफेंट का मतलब हो जाएगा लिविंग या हैविंग लाइफ, ठीक ना। और लाइफेंट का मतलब होता है लिविंग और हैविंग लाइफ, मतलब ऐसा जिसके पास जीवन हो उसको लिविंग कहेंगे। थिंग ये भी ओल्ड इंग्लिश से लिया गया, जिसको उसका मतलब पिंक था। पिंक का मतलब एंटिटी, बीइंग, बॉडी, मैटर, ये सब क्या कहलाता है, थिंग्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए एटमोलॉजी। एटमोलॉजी क्या है, एटमोलॉजी मतलब हमने यहां पर ये जाना कि अगर लिविंग थिंग्स कहां से डिराइव किया गया, कहां से आया, जैसे बायोलॉजी वर्ड कहां से लिया गया, कोई वर्ड कहां से आया, उसकी हिस्ट्री कहां से आई। तो हिस्ट्री ऑफ वर्ड, अगर किसी शब्द का इतिहास अगर हमको पता करना हो तो उसका अध्ययन एटमोलॉजी में किया जाता है। कोई वर्ड कहाँ, उसका सोर्स कहाँ है, वो वर्ड कहाँ से निकला होगा, बैक मतलब यानी पास्ट में वो कहाँ से आया, तो उस वर्ड का उस सोर्स और उसका अध्ययन हम एटमोलॉजी में करते हैं। ये भी एक तरह का सोर्स है, लिविंग थिंग्स आखिर कहाँ से डिराइव किया गया, तो पता चला कि ओल्ड इंग्लिश लाइफेंट और पिंक से लिया गया था। तो यहाँ एटिमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ सोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड। एक ऐसा अध्ययन किसका, सोर्स एंड डेवलपमेंट, स्रोत का, और डेवलपमेंट मतलब विकास होने का, ऑफ वर्ड, शब्दों के विकास और उनके स्रोत के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, एटिमोलॉजी कहेंगे। इसको कहा जा सकता है कि सीधा सीधा ए हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड, किसी शब्द का इतिहास जानना एटिमोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। अब डिफाइन करना है कि लाइफ प्रोसेस है क्या, ठीक ना। जैव प्रक्रम किसे कहेंगे, द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे ए लाइफ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक ना। एक ऐसा प्रक्रिया जो किसी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक ना, उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। किस लिए आवश्यक होगा, टू स्टे ए लाइफ, ठीक ना, यानी किसी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं या जैव प्रक्रिया कहते हैं। इसको एक बार फिर से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक ना। किसी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को जैव प्रक्रिया कहते हैं, ठीक ना। द बेसिक फंक्शन ऑफ the basic function performed by living organism to maintain their life are called life process. The basic function performed by living organism, basic का मतलब हो गया मूलभूत, function perform, function का मतलब क्रिया, perform का मतलब जो प्रदर्शित हो रहा है, by living organism to maintain their life,
मतलब जो मूलभूत क्रिया किसी सजीव वस्तु द्वारा प्रदर्शित की जाती है वो क्या है कि वो अपने जीवन को मेंटेन यानी मरम्मत करके रखता है या बना के रखता है, ठीक ना। या तो इसको हम कह सकते हैं जीव के लाइफ को बनाने के लिए जो भी आधारभूत प्रक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं वो जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो इसका जो मैंने हिंदी बोला आप नोट में इसको एज एन सुनकर आप नोट कर लीजिएगा। लाइफ प्रोसेस कितनी है? लाइफ प्रोसेस कुल 7 है, ठीक ना। कौन कौन से 7 हैं? मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब गति, रेस्पिरेशन श्वसन, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब समझते हैं यानी ज्ञानेंद्रियां आप समझते होंगे, ज्ञानेंद्रियां आपके शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो सेंसिटिविटी का मतलब उसी से संबंधित है, सेंस लेना, किसी का ज्ञान लेना, ठीक ना। सेंसिटिविटी उसी से संबंधित है। अपने वातावरण के प्रति जो भी प्रतिक्रिया आप करेंगे वो सेंसिटिविटी कहलाएगी। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है और न्यूट्रिशन है। ये 7 बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, ठीक ना, लाइफ प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसको हम याद रखने का एक तरीका है MRSGREN, मिसेस ग्रेन। आप याद लिखेंगे मिसेस ग्रेन। मिसेस ग्रेन का मतलब M फॉर मूवमेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, S फॉर सेंसिटिविटी, मिसेस ग्रेन। इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है, हम इसको लिख लेते हैं मिसेस ग्रेन। क्या लिखते हैं? मिसेस ग्रेन। मिसेस ग्रेन से क्या पर मतलब हो गया? M फॉर मूवमेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, S फॉर सेंसिटिविटी, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन और N फॉर न्यूट्रिशन। तो मिसेस ग्रेन समझ गए? मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन, ये 7 बेसिक लाइफ प्रोसेस है जिसको हमने अभी जाना। अब 7 लाइफ प्रोसेस के बारे में हुआ है, तो पहला लाइफ प्रोसेस क्या है? मूवमेंट। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। मूवमेंट क्या है? द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस, एक ऐसा क्रिया जिसमें हम चेंजिंग प्लेस यानी स्थान का बदलाव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय वन और मोर इट्स पार्ट, ठीक ना। या तो हम पूरे शरीर या तो इसके एक या एक से अधिक भागों द्वारा, ठीक ना, पोजीशन में बदलाव, स्थितियों में बदलाव, स्थान में बदलाव करते हैं या दिखाते हैं, तो इसको हम मूवमेंट कहेंगे, ठीक है ना। अब मूवमेंट यानी गति 2 प्रकार की आपको मिलेगी, फास्ट और स्लो। तो कुछ एग्जांपल्स हैं फास्ट मूवमेंट के और कुछ एग्जांपल हैं स्लो मूवमेंट के। जैसे चीता 120.7 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए दौड़ता है। लेकिन हाँ, ये अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे हाईएस्ट वो लैंड पर दौड़ने वाला एक मैमल है, ठीक ना। इसके बाद फाल्कन बर्ड, ये 5 की प्रजाति फाल्कन बर्ड जो 389 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार पा जाती है, इतने घंटे की रफ्तार के हिसाब से वो उड़ सकती है, यानी ये बहुत फास्टेस्ट बर्ड हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा फिश में सेल फिश है। सेल फिश सबसे ज्यादा तेज, सेल फिश जो होती है सबसे तेज तैरने वाली मछली है, जो कि इंडो पैसिफिक सेलफिश कही जाती है। इंडो पैसिफिक सेलफिश जो होती है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। स्लोवेस्ट में स्लॉथ एक तरह का मैमल है जो 0.24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, बहुत स्लो है। गैलापैगस टॉर्टॉइस, ठीक ना, गैलापैगस टॉर्टॉइस यानी एक कछुआ है जो 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और एक तरह का रेप्टाइल है। सी हॉर्स, मछलियों में सबसे स्लो सी हॉर्स समुद्री घोड़ा होता है जो 150 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और एक उदाहरण है बनाना स्लग, एक तरह का मोलस्का है जो 82.8 मिलीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है, ठीक है।
अब आता है दूसरा, क्या है रिस्पायरेशन, श्वसन क्या है। तो रिस्पायरेशन आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी, यानी भोजन के अणुओं को तोड़कर उनसे एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक ना। अब इसका अभिक्रिया क्या, रिएक्शन क्या होगा, C6H12O6, ये वो भोजन अणु है यानी फूड मॉलिक्यूल्स है, ठीक ना, यानी एक तरह का सेलुलर फ्यूल है। फ्यूल का मतलब ईंधन, सेलुलर का मतलब कोशिकी। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कोशिका का ईंधन क्या कहलाएगा तो ग्लूकोज कहलाता है, जिसका फार्मूला C6H12O6 है। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट या ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या कहलाता है, एनर्जी पॉइंट। इसको ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं या ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी, एनर्जी पॉइंट भी कहा जाता है। तीसरा आता है संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है, यानी बाह्य उद्दीपनों के प्रति कोई ऑर्गेनिज्म या उसका ऑर्गन यानी अंग, ठीक ना, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया देता है, तो वो क्षमता सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता कहलाती है। मतलब संवेदनशीलता एक ऐसी क्षमता है जिसमें जीव या उसके अंग बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक ना। चौथा देखते हैं ग्रोथ यानी वृद्धि। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, संख्या में बढ़ना, इंक्रीज इन साइज, आकार में बढ़ना, ठीक ना। तो दो ऐसे एनिमल में देखा जाता है समय अनुसार वृद्धि होती है। जैसा एनिमल है, इंसान में लगभग 15-16 साल तक ग्रोथ होता है, उसकी अपेक्षा में प्लांट बहुत स्लो मतलब वृद्धि करते हैं, बहुत कम वृद्धि देखी जाती है, बहुत स्लो होती है, ठीक ना। बहुत पौधों को बढ़ते बढ़ते कई साल लग जाते हैं, उसकी अपेक्षा एनिमल्स में ग्रोथ जल्दी होता है, ठीक ना। वहां पर लिखा हुआ है कि लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लेनेट इज ए फंगस, ठीक ना। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला अगर इस पूरे पृथ्वी पर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या है, फंगस यानी कवक है। कौन सा कवक, हनी फंगस, जो लगभग 5.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक ना। ये बहुत ज्यादा लंबाई में बढ़ता चला जाता है। नॉर्थ अमेरिका के ओरेगन यानी मालहेयर नेशनल फॉरेस्ट जो ओरेगन में है, वहां पर ये बहुतायत मिलते हैं जो लगभग 5.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, ठीक ना। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, द प्रोसेस बाय विच an organism produce its offspring is called reproduction। एक यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया, जनरल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करता है, यानी जीवों के अपने ऑर्गेनिज्म यानी अपने ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करने की क्षमता, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जीवों के अपने जैसे संतति को उत्पन्न करने की क्षमता प्रजनन कहलाती है, ठीक ना। दो टाइप के प्रजनन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात आप याद रखिएगा, टेक्निकली दो वर्ड यूज होता है, वहां ऑफस्प्रिंग लिखा हुआ है, तो ज्यादातर प्राय जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हम क्लोन वर्ड यूज करते हैं ऑफस्प्रिंग के लिए, मतलब इंडिविजुअल आने वाले नए जीव के लिए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम किसका यूज करते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक ना। ऑफस्प्रिंग का यूज करते हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब संतति, क्लोन का मतलब बिल्कुल हूबहू कॉपी, ठीक ना, ऐसे संतति जो अपने माता पिता की बिल्कुल कॉपी हो। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ठीक ना, जो माउथ में भी पाया जाता है, वो 20 मिनट में रिप्रोडक्शन उसका प्रोसेस पूरा हो जाता है। एलिफेंट सबसे लंबा जाता है जो 22 मंथ तक, यानी इसकी प्रेगनेंसी यानी बच्चों को गर्भ में धारण करने का जो टाइम होता है वो 22 महीनों का होता है। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, मेटाबॉलिक वेस्ट
जो भी शरीर में रिएक्शन हो रहा है उसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, जो प्रोडक्ट दैट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब उपापचय व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। कौन कौन से आर्गन होते हैं? किडनी आपका मेन स्केटरी आर्गन है। इसके अलावा स्किन से कहाँ निकलेगा? कुछ पसीना निकलता है। लीवर से भी आपको निकलेगा यूरिक एसिड वगैरह निकलता है, ठीक है। लीवर भी आपको मिलेगा इसी प्रोसेस में, डाइजेशन में जब आप पढ़ेंगे तो लीवर से भी आपको पता चलेगा कि लीवर भी एक तरह का स्केटरी आर्गन जैसा ही काम करता है, ठीक ना। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और रेक्टम बहुत ज्यादा फीसेस निकालता है, ठीक है। फीसेस निकालने का मतलब जो भी एक तरह का एक स्केटरी पार्ट माना जाता है या वेस्ट प्रोडक्ट ही माना जाता है, ठीक है। तो अब बचा है कौन सा? लास्ट वाला न्यूट्रिशन बचा है। सात वाला प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन यानी पोषण, नरिशमेंट एंड एनर्जी दैट ऑब्टेन फ्रॉम फूड, ठीक ना। नरिशमेंट का मतलब यहाँ पोषण प्राप्त करना से है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो कहाँ से मिलती है? भोजन से, यानी भोजन से नरिशमेंट और ऊर्जा दोनों को प्राप्त करना न्यूट्रिशन कहलाता है। अब यहाँ न्यूट्रिशन जो कि आपके चैप्टर में भी है, सिलेबस में भी है। पोषण क्या है? तो पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की पूरी क्रिया यानी संपूर्ण क्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक ना। इसका हिंदी में डेफिनेशन हो गया कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की संपूर्ण क्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर जो न्यूट्रिशन जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें लाइफ प्रोसेस में आपने सिर्फ 4 ही लाइफ प्रोसेस के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। कितने प्रोसेस के बारे में दे रखा है? 4 प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो पहला उसमें से क्या है? यही था, मैं यहाँ शॉर्ट आउट कर देता हूँ, न्यूट्रिशन, इसको लिखना नहीं बस आप जानते रहिए। दूसरा है रिस्पायरेशन, तीसरा आपको मिलेगा सर्कुलेशन, या जिसको हम सर्कुलेशन से ज्यादा बढ़िया रहेगा ट्रांसपोर्टेशन लिख दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट वाला जो है एक्सक्रीशन। ये 4 आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि बात है कि अगर हमको क्या करना है, ऊर्जा चाहिए तो किसके द्वारा मिलेगी? भोजन के द्वारा। और भोजन के लिए सबसे पहला सिस्टम कौन सा आएगा? न्यूट्रिशन ही आएगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? भोजन को ग्रहण करेंगे। तो भोजन को ग्रहण करना यानी पाचन के द्वारा। तो यहाँ पे पाचन की बात नहीं की जा रही है, न्यूट्रिशन की बात की जा रही है। ओवरऑल आप ये जानिए कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके यदि आप खाएंगे, खाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा और आंत यानी छोटी आंत में जाके वो एब्जॉर्ब होगा उसकी दीवारों से, और वो पचा हुआ अवशोषित भोजन पहुंचेगा कोशिकाओं तक। कोशिका काम करेंगी जिससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो पदार्थों को ग्रहण करके शरीर की कोशिका तक पहुंचाना, और ये सारा जो प्रोसेस होगा इसके बीच में आएगा, वो सब पोषण कहलाएगा। इसको इंग्लिश में डिफाइन कर दे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। सबसे सिंपल है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें भोजन से क्या लेना? न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थों को लेना, क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन आर द डिफाइंड एज द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ ए लिविंग बॉडी। यानी किसी सजीव शरीर में या जीवित शरीर के लिए, किसके लिए? ग्रोथ और मेंटेनेंस, उसके शरीर को बनाए रखने के लिए और उसके ग्रोथ के लिए जो भी पदार्थ आवश्यक होगा वो न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब इसमें आया था पोषक पदार्थ। क्या है पोषक पदार्थ? यानी न्यूट्रिएंट क्या होता है? उन सभी पोषक पदार्थों को
जिनसे जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और नए कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे कंपोनेंट, ऐसे तत्व जो शरीर ग्रहण करेगा, ठीक ना, ऊर्जा के लिए, और साथ ही साथ टूट फूट में मरम्मत करेगा, नई नई कोशिकाओं को बनाएगा और कोशिका के तमाम कार्यों को संपादित करेगा, उनमें हेल्प करेगा, वो सब क्या कहलाता है? पोषक पदार्थ कहलाता है, ठीक ना। उसका इंग्लिश डिफिनेशन है ए केमिकल सब्सटेंस इन फूड, यानी भोजन में एक रासायनिक सब्सटेंस का मतलब पदार्थ तत्व हो गया। हेल्प मेंटेन द बॉडी, जो किसमें हेल्प करता है? मेंटेन द बॉडी, शरीर को बनाए रखने में, एंड इट्स फंक्शन, और उसके क्रिया में, शरीर को मेंटेन रखना और उसके सही क्रिया को संपादित करने के लिए जो भी केमिकल सब्सटेंस हम भोजन से प्राप्त करते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट कहेंगे, ठीक है। जो कि आप लेते हैं न्यूट्रिएंट मेजर, यानी सबसे ज्यादा पैमाने पर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, ठीक है। ये ऐसे होते हैं। विटामिन्स हालांकि बहुत कम लिया जाता है, भोजन में कम होता है, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे सोर्सेज खाते हैं जिसमें विटामिन बहुत पूरी तरह से मिलता है। तो आगे जानते हैं कि भोजन क्या है। अपने न्यूट्रिशन के बारे में जाना, न्यूट्रिएंट के बारे में जाना, फूड पर बार बार आया। तो भोजन क्या है? ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित होकर जैविक ऑक्सीकरण, जैविक ऑक्सीकरण का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपने जाना होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, के फलस्वरूप शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करते हैं, भोजन कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे पोषक पदार्थ जो ऊतक द्वारा अवशोषित होगा, जैविक क्रिया के द्वारा ऊर्जा बनाएगा, तो वो सब पोषक पदार्थ भोजन कहलाते हैं। फूड को इंग्लिश में डिफाइन करना चाहेंगे तो फूड इज एनी न्यूट्रियस सब्सटेंस, न्यूट्रियस सब्सटेंस का मतलब पोषण देने वाला पदार्थ, दैट एनिमल ईट, कोई भी एनिमल होगा, हम आप भी होंगे, ह्यूमन बीइंग भी होगा, ईट और ड्रिंक और द प्लांट एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ और ग्रोथ, ठीक ना। तो फूड इज एनी न्यूट्रियस सब्सटेंस दैट एनिमल ईट। फूड एक तरह का न्यूट्रियस यानी पोषक पदार्थ, पोषण प्रदान करने वाला पदार्थ है, जिसको जंतु या तो खाएगा या तो ड्रिंक यानी पिएगा, और प्लांट या पौधा एब्जॉर्ब करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। किस लिए? ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, अपने लाइफ को बनाए रखने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए। तो वो पदार्थ, वो न्यूट्रियस सब्सटेंस क्या कहलाएगा? फूड कहलाएगा, ठीक ना। अब भोजन की सवाल है कि भोजन की आवश्यकता क्यों है? नेसेसिटी ऑफ फूड, तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड के लिए। पहली बात एनर्जी प्रोडक्शन, फूड की वजह से हमको एनर्जी मिलती है, और रिपेयर, रिपेयर किस चीज का? फूड की मरम्मत की जाती है, बहुत सारी सेल्स डैमेज होती हैं, टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो उनको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सही भोजन, नरिशमेंट आपको मिलेगा, तभी आपका शरीर अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, उसके पार्ट्स रिपेयर होते रहेंगे। अगर आपको घाव लगता है तो जल्दी भर भी सकता है। पोषण की विधियां कितनी हैं? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि आपके सिलेबस में तो 2 टाइप के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। पहला ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषण या स्वपोषण जिसको कह सकते हैं, और हेटरोट्रॉफिक, परपोषण, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, स्वतः ही पोषण लेना, ठीक ना। ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मटेरियल दे रिक्वायर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, ठीक ना। ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का एक प्रकार, इन विच जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज, ऑर्गेनिजम्स कोई भी जीव, सिंथेसाइज का मतलब निर्मित करता है या निर्माण करता है, क्या बनाएगा? द ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ बनाता है, ठीक ना। मटेरियल दे रिक्वायर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जिसको वो इनऑर्गेनिक सोर्स से प्राप्त करता है। यानी सीधा सीधा कहा जा सकता है कि एबायोटिक मटेरियल को वो लेगा और एक ऑर्गेनिक मटेरियल बना देगा।
ठीक ना, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा कि ये पोषण का एक प्रकार है जिसमें जीव ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ को निर्मित करता है या उसका संश्लेषण करता है। किसके आधार पर? इन ऑर्गेनिक स्रोतों के आधार पर। तो आप फिर से अगर डिफिनेशन इसका लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि जीवों के मतलब ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन से आप लिखेंगे कि यह एक पोषण ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषण पोषण का एक प्रकार है जिसमें जीव अकार्बनिक पदार्थों को लेकर कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार का पोषण ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषण कहलाता है। ठीक ना। अब ऑटोट्रॉफिक पोषण भी आपको मिलेगा, दो टाइप के होते हैं, केमोसिंथेटिक होता है और फोटोसिंथेटिक। आपने सुना भी होगा, प्रकाश संश्लेषी होता है और रसायन संश्लेषी। अभी मोड चल रहा था क्या, न्यूट्रिशन के कितने मोड्स होते हैं। न्यूट्रिशन के दो मोड आते हैं जाना, ऑटोट्रॉफिक और कौन सा जाना, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक आपने जाना। अब चलते हैं ऑटोट्रॉफिक के कितने टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स के ऑटोट्रॉफिक होते हैं। पहला फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जिसको फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषी भी कहते हैं। दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, वो अपनी एनर्जी कहां से प्राप्त करेंगे, सनलाइट से, एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल एनर्जी, और उसको योग्य युक्त यानी ऐसे एनर्जी में बदल देते हैं जो यूजेबल, जिसका यूज किया जा सके, उपयोग युक्त होता है। ठीक ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपनी एनर्जी को सनलाइट से लेते हैं और उसको उपयोगी ऊर्जा में बदल देते हैं, जैसे कि शुगर। ठीक ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यहाँ पर एक बात है कि सोलर एनर्जी इज द सोर्स फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उदाहरण में है ग्रीन प्लांट, एल्गी, यूग्लिना बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया ईटीसी। यहाँ एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन इसलिए कि कौन सा बैक्टीरिया कब आए थे और एल्गी कब आया। तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी बनी। 3.4 बिलियन ईयर्स एगो पहला फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आया। 2.7 बिलियन साल पहले साइनोबैक्टीरिया आया पृथ्वी पर। 1.2 बिलियन ईयर एगो रेड एंड ब्राउन एल्गी आए, और 0.475 बिलियन ईयर एगो फर्स्ट लैंड प्लांट यानी 0.47 बिलियन साल पहले पहला ऐसा पौधा बना जो जमीन पर उगा होगा, जैसे मॉस थे, मॉसेस और लीवर बर्ड। ये हालांकि छोटे पौधे थे लेकिन 0.475 बिलियन साल पहले। इसके बाद 0.423 बिलियन ईयर एगो वस्कुलर प्लांट्स बने। वस्कुलर प्लांट्स का मतलब जिसमें जाइलम फ्लोएम पूरी तरह से पाया जाता होगा। यहाँ पर एक अनोखा जीव मिला है जिसका नाम है सोलर पावर सी स्लग। ठीक है ना। ऐसा स्लग एक तरह का मोलस्का यानी कवचधारी प्राणियों के संग में आता है। ठीक ना। और ये भी जानते रहिए मोलस्का पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला आपको 9th में पढ़ाया गया है, याद रखिए। और दूसरा सबसे बड़ा आपका संघ है जो मोलस्का है। तो मोलस्का सोलर पावर, उसमें एक उदाहरण है कि सोलर पावर सी स्लग जिसको एलिसिया क्लोरोसिया कहते हैं। ठीक ना। ये क्या करता है, यूज क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द एल्गी। वो एल्गी का क्लोरोप्लास्ट यूज करता है, यानी ये जो स्लग होता है, स्लग एक तरह का घोंघा ही होता है। स्लग जो होता है वो एल्गी को खाता है, ग्रीन एल्गी को खाएगा। किस लिए, उसके क्लोरोप्लास्ट के लिए। वो क्लोरोप्लास्ट को अपने बॉडी में उसके सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे ईट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। और क्यों खाते हैं, एल्गी को क्यों खाता है, ताकि उसका क्लोरोप्लास्ट उसको मिल सके। और जैसे उसको क्लोरोप्लास्ट मिल जाता है तो एक घटना घटती है जिसमें वो अपना खाना स्वयं बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है।
ये मतलब ऐसा घटना है कि इसके पास ऑलरेडी ऐसा कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है, इसको जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस की, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो क्लोरोप्लास्ट ग्रहण करता है। और किसके द्वारा ग्रहण करेगा? एल्गी के द्वारा, यानी एल्गी का क्लोरोप्लास्ट ले लेता है, खाने के द्वारा उसके क्लोरोप्लास्ट कोशिका के भागों में पहुंच जाते हैं और फिर क्या करता है, जब उसको क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं उन क्लोरोप्लास्ट का यूज वो फोटोसिंथेसिस में करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में। ये बहुत अनोखा स्लग है। तो इस प्रकार की घटना जिसमें क्लोरोप्लास्ट को ग्रहण करके फिर उसका उपयोग फोटोसिंथेसिस में करना क्या कहलाता है? कैलेप्टोप्लास्टी कहलाता है। क्या कहलाएगा? कैलेप्टोप्लास्टी। सोलर पावर से स्लग कहाँ मिलेगा? ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट कोस्ट पूर्वी तटों पर ये बहुतायत मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो होगा केमोसिंथेसिस, या इसको हम कह सकते हैं केमो ऑटोसिंथेसिस, रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी दो स्वकोशी संश्लेषण के उदाहरण हैं। तो उदाहरण क्या है, प्रकार है। रसायन संश्लेषी क्या होगा? एक तरह का बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह में, बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। तो रसायन संश्लेषी में होगा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर टेकन एंड सिंथेसाइज्ड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। साधारण इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके उनको निर्मित किया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बनिक पदार्थों में का संश्लेषण किया जाता है। यानी सिंपल यानी साधारण अकार्बनिक पदार्थों को वो लेगा और उसको सिंथेसिस करता है यानी संश्लेषित करता है कार्बनिक पदार्थों में। या सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कार्बनिक पदार्थों में बदलना क्या कहलाएगा? रसायन संश्लेषण कहलाएगा। केमिकल एनर्जी इज सोर्स फॉर दिस प्रोसेस, ठीक ना, इसका जो सोर्स है वो केमिकल सोर्स होता है। केमिकल एनर्जी, इसका जो सोर्स होगा केमिकल एनर्जी होगा। और इससे पहले फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा तो उसमें सोलर एनर्जी यूज होता है सोर्स के तौर पर। लेकिन यहाँ पर एक समझना बात ये है कि दोनों में बात की जाती है कि उसमें भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में बदला जाता है और केमोसिंथेसिस में भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदला जाता है, यानी अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अंतर इसमें यह है कि इसमें केमिकल एनर्जी के यूज होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी का यूज होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ बैक्टीरिया के। पहला सल्फर बैक्टीरिया जिसको थियोबैसिलस कहते हैं, ये क्या करेगा? सल्फर और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सल्फेट और एनर्जी बनाता है, ठीक ना। जहां बहुत ज्यादा सल्फर झीलों में पाई जाती है वहां पर ये पाया जाता है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये आपने सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये पोषक चक्रण वाले चैप्टर में आपको मिला होगा, नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है, उसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर आए होंगे। नाइट्रोसोमोनास का काम क्या है? वो अपनी एनर्जी कैसे प्राप्त करता है? अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगा और नाइट्रेट प्लस वाटर और एनर्जी बना लेता है। ऐसे ही नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट को ऑक्सीजन के साथ मिलाता है और नाइट्रेट प्लस एनर्जी प्राप्त कर लेता है, ठीक ना। तो आज आपने ये सब पढ़ा लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस के कितने स्टेप्स होते हैं वो आप जाने। इसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में आपने जाना, न्यूट्रिशन के कितने मोड्स हैं और पहले मोड का कितना टाइप है और उसके एग्जांपल्स के बारे में आज आपने जाना, ठीक ना। इसका बढ़िया सा नोट्स आप बना के रखेंगे।